बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 43 है, चैप्टर 2, और कोड आपके सामने लिखा है। इसमें हमारा टॉपिक है बोलने का तरीकाकार, यानी ओरल डिलीवरी टेक्निक्स। बोलचाल के ज़रिए दूसरे अफराद तक मालूमात दुरुस्त अंदाज में पहुंचाने के लिए ये तरीकाकार बयान किया जाता है कि आपके पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको मद्देनज़र रखें तो आप प्रॉपर अंदाज में अपनी मैसेज को, अपनी मालूमात को दूसरे अफराद तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले है आपकी आवाज़ यानी वॉइस। अगर आप अपनी गुफ्तगू अच्छे अंदाज में करना चाहते हैं तो आपको अपनी आवाज़ का मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल मालूम होना चाहिए। अच्छी आवाज़ कुदरत का तोहफ़ा है, लेकिन आप अपनी आवाज़ की क्वालिटी को मुनासिब ट्रेनिंग से बेहतर कर सकते हैं। तकरीर में ज़्यादा हरकत करने वाले 3 अज़ा आप के होंठ, आपके जबड़े और आपकी ज़ुबान यानी टोंग हैं। इन ढीले या सुस्त होंठों की हरकत से नाकाबिल फ़हम या नामाकूल वजूहात पैदा होती हैं, यानी अल्फाज समझ में नहीं आते। सख्त जबड़े आवाज़ को छुपा लेते हैं। बेकार बेहरकत ज़ुबान यानी इनएक्टिव टंग जो है आवाज़ का गला घोंट देती है। जिस्म के दूसरे अज़ा की तरह इन तीनों अज़ा की वर्जिश की भी ज़रूरत है। इस मकसद के लिए रोज़ाना चंद मिनट के लिए ऊंचा बोलिए। आप जल्द ही महसूस करेंगे कि आपके अज़ा उम्दगी से आवाज़ का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा बोलने का कोई मौका हाथ से न जाने दें, इससे आपका तजुर्बा भी बढ़ेगा और अज़ा में ताकत भी पैदा होगी। किसी भी मौका पर जब आपको बोलना पड़ जाए तो आप इन नुकात को जहन में रखें। नंबर 2 है आवाज़ के बाद हमारे पास आवाज़ की सतह यानी लेवल ऑफ वॉइस। दूसरों तक पैगाम पहुंचाने के लिए आवाज़ की सतह और लय यानी टेम्पो में कमी बेशी यानी वेरिएशन या उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। अगर तकरीर एक ही लहजा या सुर यानी मोनोटोन में की जाए तो सामईन इससे बोरियत महसूस करेंगे और मुमकिन है कि आपकी तकरीर या गुफ्तगू के दौरान गहरी नींद सो भी जाएं। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास बोलने के तरीके टेक्निक्स में है मुनासिब रफ्तार से बोलिए यानी रीजनेबल स्पीड। तेज़ तरसील यानी फास्ट डिलीवरी जो है आप में एतमाद की कमी जाहिर करेगी। इतनी स्पीड से बोलिए कि आपके सामीन उसे समझ सकें। आम तौर पर आपको 125 से 150 अल्फाज फ़ी मिनट की रफ्तार से बोलना चाहिए, और इस रफ्तार यानी स्पीड को चेक भी करें ताकि आप इसी दायरा में रह सकें। क्योंकि कम्युनिकेशन के माहिरीन की यह तजवीज़ है कि रस्मी तकरीर यानी फॉर्मल स्पीच के लिए आवाज़ की रफ्तार 80 अल्फाज फ़ी मिनट से लेकर 160 अल्फाज फ़ी मिनट के दरमियान हो, और गैर रस्मी यानी इनफॉर्मल स्पीच या तकरीर के दौरान ये रफ्तार 80 से 250 अल्फाज फ़ी मिनट हो सकती है। चौथी टेक्निक है बोलने के दरमियान वक्फा यानी पॉज बिटवीन स्पीकिंग। जिस तरह लिखते हुए फ़िक्रा के आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है तो पता चल जाता है ये फ़िक्रा यहाँ ख़त्म हो गया, इसी तरह बोलते हुए भी आपके लिए वक्फा करना सूदमंद साबित होता है। इससे आप अपने ख्यालात को दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं और आपको आराम का मौका भी मिल जाता है। वक्फा के ज़रिए खामोशी इख्तियार करने से सामईन की तवज्जो भी हासिल की जा सकती है। वक्फा के ज़रिए इस बात की निशानदही करने का भी अच्छा तरीका है कि आप एक ख्याल का इजहार कर चुके हैं और दूसरा ख्याल शुरू करेंगे। जिस तरह एक पैराग्राफ एक नए ख्याल का इजहार होता है, उसी तरह वक्फा के ज़रिए, पास के ज़रिए भी सामीन को अलर्ट कर दिया जाता है कि नया उन्वान या मौजू शुरू होने वाला है। उसके बाद नंबर 5 है हमारे पास सामाइन की तादाद और आवाज़ का हुजम यानी नंबर ऑफ़ ऑडियंसेस एंड वॉल्यूम। ऑरल डिलीवरी टेक्निक्स, बोलने की टेक्निक्स में 5वां पॉइंट सामीन की तादाद और आवाज़ के हुजम से क्या मुराद है कि आपकी आवाज़ का हुजम सामीन की तादाद के मुताबिक होना चाहिए, यानी जिस कमरे या हाल में आप सामीन यानी लिसनर्स से मुखातब हैं वहाँ उनकी तादाद को मद्देनज़र रख कर ही बोलना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ सब तक पहुँच सके और सामीन इसको समझ भी सकें। मसलन अगर 5 या 6 अफराद से आप मुखातब हैं तो आहिस्ता या दरमियानी आवाज़ से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर 50 या 60 अफराद हैं और स्पीकर वगैरह का बंदोबस्त भी नहीं तो इसके लिए आपको ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पहले से मश्क करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप उसके आदी हो जाएं और सामीन के सामने आपका सांस ना फूले। उसके बाद हमारे पास ऑरल डिलीवरी टेक्निक्स यानी बोलने की टेक्निक्स में है आवाज़ की क्वालिटी, वोकल क्वालिटी। कहते हैं हम बहुत हद तक मुख्तलिफ अफराद को उनकी आवाज़ की क्वालिटी की वजह से पहचानते ये समझते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ की क्वालिटी भी मुख्तलिफ होती है। आवाज़ें दर्ज झैल किस्म की हो सकती हैं जो आपके सामने स्लाइड पर लिखी हैं। ये आवाज़ों की क्वालिटी है मुख्तलिफ किस्म की, मसलन सूखापन, खुश्क आवाज़, हस्की, सख्त आवाज़, हार्श, कमज़ोर, वीक, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, तीखी, बारीक और तेज़, श्रिल, नरम, धीमी या जेंटल, चींची करने वाली स्क्वीकी आवाज़,
پرسکون یا متین آواز کو ہم سیرین کہتے ہیں، اور بیٹھی ہوئی آواز کو تھروٹی، جیسے گلا بیٹھا ہوا ہے۔ مرتعش گونجنے والی آواز وائبرنٹ، لچکدار کو ہم فلیکسیبل، متحرک یا چست کو ڈائنامک، اور زنانہ کو ایفیمینیٹ اور مردانہ کو میسکولن، دبی ہوئی آواز کو مفلڈ، مصنوعی کو فالسٹو اور نکرئی آواز کو سلوری، دل کو لبھانے والی آواز کو ریوشنگ اور صاف ستھری آواز کو کلین، گونج والی کو رنگنگ، اثر پذیر کو پلائبل اور مضبوط اور بے خطر آواز کو سیکیور، اور رنگین آواز کو ہم کلرفل کہتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے لوگ آوازیں کی کوالٹی ہے جو مختلف افراد کے درمیان اب مختلف افراد کے لہجے میں ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک آواز کی کوالٹی کسی ایک کی ہو سکتی ہے۔ ظاہر دنیا میں اس وقت تقریباً 8 ارب انسان ہیں، تو 8 ارب انسانوں کی آواز کی کوالٹی ایک جیسی نہیں ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آواز کی کوالٹی بھی، اور ہمارے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے 3 اعضاء اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی منہ، زبان، ہونٹ، اور اس کے علاوہ دانت، پیچیدار، سخت یا نرم تالو، اور ناک۔ در حقیقت اچھے سنگر اور سپیکر کی آوازوں میں جو حیران کن فرق ہوتا ہے وہ ان کو قدرتی عطیہ اور ذاتی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنی آواز کی کوالٹی کو ذاتی محنت سے بہتر بنا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ سانس کو قابو کرنے، گلے کو درست رکھنے، اعضاء کے صحیح استعمال سے آواز کی کوالٹی بہتر بنائی جا سکتی ہے، اور جس قدر آپ کی آواز کی کوالٹی بہتر ہوگی اسی قدر آپ کو لوگ سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا آخری پوائنٹ ہے اورل ڈیلیوری ٹیکنیکس میں تلفظ، پرننسیشن۔ ہم اس وقت برا محسوس کرتے ہیں جب کوئی ہمارے نام کا تلفظ غلط استعمال کرتا ہے۔ حقیقت میں ہر غلط لفظ پر ایک رد عمل ہوتا ہے، اور سپیکر، بولنے والا، مقرر اس کے امیج کو خراب کرتا ہے۔ اس لیے سپیکر یعنی بولنے والے کو، مقرر کو پہلے متعلقہ علاقہ کے لوگوں کے تلفظ سے آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ الفاظ کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس علاقہ کے پڑھے لکھے افراد کو سنیں اور پھر بات کریں۔ مزید یہ کہ اگر بین الاقوامی سطح پر تقریر کرنا ہو تو ڈکشنری سے صحیح تلفظ، پرننسیشن ادا کرنے کے لیے مدد لی جا سکتی ہے، اور طلباء کے لیے ضروری ہے کہ صحیح تلفظ کے لیے اپنے استاد یا کلاس فیلوز سے رہنمائی کے لیے رابطہ کریں۔ تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔